जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता के बारे में। दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम लोग देखे कि जो संघवाद होता है क्या होता है, और एकात्मक शासन व्यवस्था होता है और संघात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें अंतर क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता के बारे में। एक बार नजर डाला जाए संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, तो संघीय शासन व्यवस्था यह होती है दोस्तों। संघीय शासन व्यवस्था में संघीय संघीय शासन संघीय शासन व्यवस्था जो है व्यवस्था है। संघीय मतलब समूह बनाकर शासन मतलब शासन होता है, शासन होता है, शासन होता है। इसी व्यवस्था को जहाँ समूह बनाकर, यानी कई स्तर की सरकारें, किसी देश में कई स्तर की सरकारें समूह बनाकर शासन करती है, तो उसे क्या कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था। जिस देश में कई स्तर मिलकर पूरे देश को चलाती है, जिसमें कई स्तर मिलकर पूरे देश को चलाती है, उसी को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। यानी संघीय का मतलब होता है समूह बनाकर शासन किया जाता है। इसी जो पूरा व्यवस्था है, जो समूह बनाकर शासन करने वाला व्यवस्था है, जो पूरा समूह बनाकर शासन करने वाला व्यवस्था है, उसी को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं भी है, वही देखेंगे इस वीडियो में। इसकी कुछ विशेषताएं भी है, वही उसी को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप जान गए कि संघीय शासन व्यवस्था यानी जिसमें कई स्तर की सरकारें एकजुट होकर पूरे देश का शासन व्यवस्था को चलाती है, पूरे देश के शासन व्यवस्था को चलाती है, उसी को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। तो पहला विशेषता है यहाँ दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था, आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही नॉलेजेबल है वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। उस वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था। उस वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकारें होती है, यानी देखिए जो हमारे देश है, यानी जहाँ संघीय शासन व्यवस्था स्थित है, जहाँ जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था है, वहां पर दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकारें होती है। स्तर देख लीजिए, ये केंद्र सरकार हो गया, ये राज्य सरकार हो गया, ये राज्य सरकार हो गया, ये प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार हो गया, या त्रिस्तरीय सरकार हो गया। तो देखिए यहाँ, यानी जो देश होता है, जहाँ पर जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था होती है, वही कह रहा है कि यहाँ, यानी पूरे देश में दो या अधिक स्तर वाली सरकारें होती है। दोस्तों, यही कह रहा है कि यहाँ दो या अधिक स्तर वाली सरकार होती है, यानी जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था लागू होता है, जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था होता है, इसमें दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकारें होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार, प्रांत सरकार, त्रिस्तरीय सरकार, सामुदायिक सरकार, यही होता है दोस्तों कि यहाँ दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकारें होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, आगे बताया जा रहा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें, यानी अलग अलग स्तर की सरकारें, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, या त्रिस्तरीय सरकार। देखिए दोस्तों, इसको समझिए कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, यानी जो पूरा देश है, ये नागरिक समूह, यानी देखिए दोस्तों, देखिए जो पूरा देश है क्या कह रहा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें, यानी अलग अलग स्तर की सरकारें
एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। एक ही नागरिक समूह, देखिए ये जो पूरे देश के लोग हैं, जो पूरे भारत के नागरिक हैं, मान लीजिए भारत की सरकार होगी तो किस पर शासन करेगी? जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक है उसी नागरिक समूह पर शासन करेगी। यानी ये देश है पूरा, ये पूरा देश है, पूरा देश है, तो यहाँ पूरे देश है, और जो यहाँ पर रहने वाले नागरिक हैं, जो यहाँ पर पूरे देश में रहने वाले नागरिक हैं, तो यहाँ की सरकार होगी वह नागरिक समूह पर शासन करेगी। यानी अलग अलग सरकारें होगी, अलग अलग सरकारें होगी, अलग अलग स्तर की सरकारें होगी, लेकिन 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 ये पूरे नागरिक समूह पर शासन करेगी। दोस्तों यही कह रहा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती है। यानी ये पूरे देश में जितने भी स्तर हैं, ये लोग इस देश में रहने वाले नागरिक के ऊपर शासन करते हैं। वही कह रहा है दोस्तों, अलग अलग स्तर की सरकारें, अलग अलग स्तर की सरकारें, यानी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, त्रिस्तरीय सरकार है, ये नागरिक समूह यानी एक ही नागरिक समूह पर, यानी पूरे देश में जितने नागरिक हैं उसी पर शासन करती है। दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसको समझिए दोस्तों। देखिए पर यानी अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए दोस्तों, देखिए अधिकार क्षेत्र यानी इसको समझिए कि अधिकार क्षेत्र क्या होता है। देखिए एक ऐसा निश्चित दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यानी ऐसा निश्चित दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, उसी को कहते हैं अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र मान लीजिए ये क्षेत्रीय सरकार हो गई, ये क्षेत्रीय सरकार हो गई। देखिए दोस्तों, ये क्षेत्रीय सरकार है, यानी यहाँ का मालिक कौन होगा? मुख्यमंत्री, या इसको राज्य सरकार कहते हैं, राज्य मुख्यमंत्री। देखिए एक ऐसा निश्चित दायरा, यानी ये जो पूरा राज्य है, इस पर अधिकार किसका होगा? तो मुख्यमंत्री का होगा। यानी इस पर जो वैधानिक यानी कानून तौर पर जो अधिकार करेगा, कानून तौर पर जो शासन चलाएगा पूरे राज्य में, कौन चलाएगा? तो मुख्यमंत्री चलाएगा। यहाँ का मुख्यमंत्री पूरा शासन चलाएगा, वही कर रहा है। एक ऐसा निश्चित दायरा, यानी जो इसकी भौगोलिक सीमा भी होगी वह निश्चित होगी, यानी जो इसका क्षेत्रफल होगा, ये भौगोलिक क्षेत्रफल होगा, या भौगोलिक सीमाएं होगी, यहाँ की जो भौगोलिक सीमाएं होगी वो भी निश्चित होगी। तो एक निश्चित दायरे के अंतर्गत जो यहाँ पर वैधानिक यानी कोई भी स्तर की सरकार वैधानिक शासन करती है, तो वही होता है दोस्तों अधिकार क्षेत्र। यानी इसका एक भौगोलिक सीमा है और इसी के अंदर इसको शासन व्यवस्था चलानी है, वही होता है अधिकार क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अलग अलग क्षेत्र होता है। मान लीजिए इसको समझ जाइए दोस्तों। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी जो अलग अलग क्षेत्र की सरकार होती है, मान लीजिए ये राज्य, आर से लिख रहा हूं दोस्तों, समझिएगा, आर। देखिए कानून बनाने, यानी ये जो राज्य है ये अपना पहले देखेगा यहाँ पर कैसे नागरिक रह रहे हैं, यहाँ पर कितनी आमदनी होगी, उसी के हिसाब से कर वसूलेगा दोस्तों, उसी के हिसाब से कर वसूलेगा और कानून बनाएगा। देखेगा यहाँ पर जो हमारा राज्य क्षेत्र है, यानी जो हमारा राज्य है, इसमें कैसी कानून व्यवस्था को लागू करना है, कैसी कानून व्यवस्था को लागू करना है, और यहाँ की जो प्रशासन होगी वो कैसी होगी रहनी चाहिए, यानी जो यहाँ की प्रशासन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। इसको समझिए दोस्तों। कानून बनाने, यानी देखिए जो राज्य है इसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री होगा वो अपने अकॉर्डिंग सोचेगा कि हमको यहाँ की जो
कानून बनाने, यहाँ की जो नियम लागू करना है इस क्षेत्र में, इस राज्य में मुझे नियम लागू करना है, वो कैसे नियम होना चाहिए। और कर वसूलने, यानी वह मान लीजिए किसी आदमी की 10 रुपये कमाई हो रही है, तो उसमें देखेगा कि मुझे कर कितना वसूलना है, यानी जो टैक्स लेता है सरकार, यानी टैक्स लेता है उसको, यानी वहाँ की उस क्षेत्र की आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कर कितना वसूला जाएगा। और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, और जो प्रशासन होती है वहाँ का उसका भी अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यही है दोस्तों कि जो अलग अलग स्तर की सरकारें होती है एक ही नागरिक बस शासन करती है, लेकिन कानून बनाने, लेकिन अलग अलग राज्य है तो अपने, देखिए ये अलग अलग राज्य है, ये इनको अपने अपने क्षेत्र का अनुभव होगा कि हमारे देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था कैसे लागू करनी है, वहाँ की जो कर वसूलने की विधि है उसको कैसे लागू करनी है, हमारे क्षेत्र में आमदनी कितना हो रहा है तो हम कर कितना लगाएंगे, और जो हमारे क्षेत्र में जो प्रशासन होंगे वो कैसे होंगे। तो ये पूरा जो सोचेंगे ये राज्य सोचेगा, यानी अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर तो शासन करती है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का इनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला हेडिंग क्या कह रहा है। तो देखिए विभिन्न स्तर की सरकारें का जो विभिन्न स्तर की सरकार होती है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या त्रिस्तरीय सरकार। देखिए दोस्तों जो ये तीनों, देखिए विभिन्न स्तर यानी अलग अलग जो स्तर की सरकारें होती है उनका अधिकार क्षेत्र जो होता है, मान लीजिए ये हो गया, यानी जो अलग अलग स्तर की सरकारें होती है, और देखिए अलग अलग स्तर की सरकारें होती है, यानी विभिन्न स्तर की सरकारें होती है, जो उनका अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, वो संविधान में वर्णित होना चाहिए, संविधान में उसका वर्णन किया जाना चाहिए। जो अधिकार क्षेत्र होता है उसका, मान लीजिए इसकी भौगोलिक सीमा इतना है कि आप इस क्षेत्र में आप इस दायरे के अंतर्गत रहते हुए शासन व्यवस्था चलाएंगे, यानी विभिन्न स्तर का सरकार होना चाहिए। जो विभिन्न स्तर का सरकार होती है उसका अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, यानी आप एक निश्चित दायरे के अंतर्गत, यानी उसको एक निश्चित क्षेत्र दिया जाएगा कि आप इसके अंतर्गत रहकर आप शासन व्यवस्था चला सकते हैं। वही होता है दोस्तों विभिन्न स्तर की सरकारों का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, जो भौगोलिक सीमा होनी चाहिए कि आप इतने सीमा के अंतर्गत अपनी शासन व्यवस्था को चलाएंगे, वह संविधान में वर्णित होना चाहिए। वही हो रहा है दोस्तों, वही कह रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो अगला हेडिंग है क्या है। तो देखिए दोस्तों संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। मान लीजिए ये मौलिक अधिकार है, मौलिक प्रावधानों या अधिकारों को, देखिए प्रावधान कहिए या अधिकार कहिए, तो संविधान के मौलिक अधिकारों या प्रावधानों को एक स्तर की सरकारें नहीं बदल सकती, यानी ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है, तो इसको जो बदल सकती है, देखिए मान लीजिए जो संविधान का मौलिक अधिकार है, मौलिक प्रावधान है, जो संविधान में बताए गए हैं मौलिक प्रावधान है, यानी संविधान में जो बातें लिखी गई है उसको अगर बदलना चाहती है सरकार, बदलना चाहती है तो एक स्तर की सरकार उसको नहीं बदल सकती है। दोनों का परामर्श जरूरी है। यही हेडिंग समझा रहा है हमें कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती, यानी जो अमल होगा संविधान में पूरा लिखित दस्तावेज है उसको एक अकेले कोई सरकार, यानी कोई अकेले स्तर वाली सरकार नहीं बदल सकती है। इसको बदलने के लिए दोनों स्तर की सरकारों का परामर्श जरूरी है। यानी मुख्यमंत्री, मान लीजिए ये केंद्र में ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सोचते हैं कि मैं इस नियम को बदल दूं, इस कानून को बदल दूं, इस शासन व्यवस्था को बदल दूं, तो ये अकेले नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक स्तर की सरकारें नहीं बदल सकती है। ये प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोई भी कानून व्यवस्था को बदल दूं, तो इनको मुख्यमंत्री से भी परामर्श लेनी पड़ेगी कि इसको बदला जाए कि नहीं,
वही कर रहा है दोस्तों। दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होनी चाहिए। कोई कानून व्यवस्था, कोई नियम लागू करना है तो उसमें दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होनी चाहिए, परामर्श होना चाहिए, परामर्श होना चाहिए दोस्तों, कि दोनों का विचार होना चाहिए, तभी वो बदला सकता है, यानी नहीं बदला सकता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती, दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगले तरफ चलते हैं, अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला हेडिंग है, विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है। यानी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य, देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य, यानी विभिन्न स्तरों के सरकार के मध्य यदि मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य यदि विवाद हो जाए, यानी विवाद की स्थिति में, यानी इन दोनों में अगर विवाद हो जाए, इन दोनों में अगर विवाद हो जाए तो उस घड़ी में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी यदि इन दोनों में विवाद हो जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद हो जाए, किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो जाए, तो इसमें जो निर्णायक भूमिका निभाता है, यानी उसमें जो निर्णय लेता है उसको सर्वोच्च न्यायालय उसकी निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी दोनों का जो विवाद होता है, इसके जो हल निकलता है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय होता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय सुनाएगा, अपना बयान सुनाएगा, वही मान्य होगा दोस्तों, वही दोनों को मानना पड़ेगा। यानी विभिन्न स्तर की सरकार के मध्य यदि दो, मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य किसी मुद्दे को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी जो इन दोनों के मध्य किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो जाता है, तो उस घड़ी में सर्वोच्च न्यायालय भूमिका निभाता है। यानी इनका हल निकालता है सर्वोच्च न्यायालय होता है, और जो यह हल निकालता है इन दोनों को मानना पड़ता है। वो ये कह रहा है कि दोस्तों कि विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी किसी मुद्दे को लेकर ऐसा मुद्दा हो कि इन दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उस समय में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी उस समय में जो पूरा निर्णय लेने का अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। यानी उस स्थिति में जो पूरा निर्णय लेगा सर्वोच्च न्यायालय लेगा, और जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा वो दोनों को मानना पड़ेगा। यही कह रहा है दोस्तों, कि जो विभिन्न स्तरों की सरकार होती है, यदि इन दोनों में के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उसमें जो निर्णय लेगा वो सर्वोच्च न्यायालय लेगा, और जो निर्णय लेगा उसको दोनों को मानना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अगले की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय सहायता दोस्तों, वित्तीय सहायता क्या होती है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए वित्तीय सहायता, यानी ये राज्य है, देखिए राज्य को यहाँ से कर भी वसूलना है, नियम कानून भी लगाना है, अपने क्षेत्र में नियम कानून भी लगाना है। तो देखिए वित्तीय सहायता यानी कर, यानी टैक्स, यानी अलग अलग स्तर की सरकार है, यानी ये राज्य है, तो यहाँ पर कैसे टैक्स लगाए, कैसे कर लगाए, कैसे कानून व्यवस्था लगाए, वित्तीय सहायता वही होती है। यानी राज्य को चलाने के लिए कर लगाएगी, आमदनी होगी उसको, तभी देखिए दोस्तों, तभी नहीं यहाँ की जनता को चलाएगी। मान लीजिए ये टैक्स लेगी हम लोग से, जो कर लेगी, मान लीजिए ये राज्य है, इस राज्य के अंतर्गत जो नागरिक है वहाँ पर टैक्स लगाएगी, जो जनता है उस पर टैक्स लगाएगी और अपने राज्य को चलाएगी। यानी हमारे ही टैक्स से जो राज्य सरकार होगी हमको चलाती है, वही होती है वित्तीय सहायता। यानी जो होगी इसको डिसाइड करना है कि कैसे टैक्स लगाना है, कितना टैक्स लगाना है, कितना आमदनी करना है, और अपने राज्य को चलाना है, अपने राज्य की जनता का देखरेख करना है, वही होता है वित्तीय सहायता। यानी वित्तीय सहायता यह होता है कि मान लीजिए कोई राज्य सरकार है, ये अपने राज्य में कैसे टैक्स लगाएगी, कैसे कानून व्यवस्था लगाएगी, कैसे राज्य को चलाएगी, इसको कितना आमदनी होना चाहिए, और कैसे हम इस राज्य के इस क्षेत्र को जनता को चला सकते हैं, वही होता है वित्तीय सहायता दोस्तों, वही होता है वित्तीय सहायता। तो चलिए दोस्तों अब अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अब अगला हेडिंग है
संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य, यानी संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य की बात की जाए, दोहरे उद्देश्य की विवेचना की जाए तो देखिए कह रहा है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और दूसरा बता रहा है कि क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। यानी जो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य बताए जा रहे हैं, जो आपके पुस्तक में साक्षात लिखा हुआ है कि जो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं वो होते हैं देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना। इसको समझ जाइए, देश की एकता को सुरक्षा करना, यानी एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, देश की एकता की सुरक्षा करना यानी जो सरकार होती है यानी 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है, उसका कार्य भी है कि वो देश को एकता के सूत्र में बांध सके। यानी उसको ऐसा अनुभव होना चाहिए, ऐसा सरकार को से उम्मीद भी हम लोग लगाते हैं कि जो सरकार होती है सबको एक समान देखें। यानी मान लीजिए केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि देश की एकता की सुरक्षा करना, यानी देश टूटे ना, देश अच्छे तरह से चलता रहे, देश एकजुट होकर चलता रहे, देश देखिए जनता में विवाद ना हो, लोग आपस में संघर्ष न करें, वही होता है दोस्तों देश की एकता की सुरक्षा करना। यानी संघीय शासन व्यवस्था के जो दोहरे उद्देश्य बताए गए हैं उसमें पहला है देश की एकता की सुरक्षा करना है। यानी जो सरकार होती है उसको ये भी करना चाहिए कि ऐसे नियम या कानून लागू की जाए कि जो पूरे देश एकजुट होकर रहे और सभी में समानता स्थापित हो सके, और उसे बढ़ावा भी देना चाहिए, अपने देश के नागरिकों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। वही कह रहा है दोस्तों, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, यानी किस क्षेत्र में कैसी भाषा है, कैसी धर्म के लोग हैं, कैसी जाति को सबको सम्मान करना। वही कर रहा है सबको सम्मान, यानी विभिन्न विविधता, यानी क्षेत्रीय विविधता क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ क्षेत्रीय विविधता क्या हो सकती है। क्षेत्रीय विविधता यानी ये कोई क्षेत्र है या राज्य है, यहाँ की विविधता क्या हो सकती है, भाषा को लेकर, खान पान को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, देखिए यही ना विविधता हो सकती है। किसी क्षेत्र में विविधता हो ही क्या सकती है, भाषा को लेकर, यहाँ की संस्कृति कैसी है, भाषा कैसी है, खान पान क्या है, धर्म क्या है, यानी किस धर्म को लोग मानते हैं, इस क्षेत्र में जो नागरिक रह रहे हैं, इस क्षेत्र में जो जनता निवास कर रही है वो किस भाषा बोलती है, भाषा के आधार पर विविधता होता क्या है, विविधता क्या होता है, यानी किसी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं इनके मध्य क्या बदलाव है, इन दोनों में क्या अलग है। ये मान लीजिए इसमें भाषा अलग है, खान पान की स्थिति इन लोगों में अलग है, धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, यानी क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। मान लीजिए इस क्षेत्र का अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, खान पान है, धर्म है, लेकिन सरकार को यह होना चाहिए कि सभी जो क्षेत्र के अंतर्गत विविधता है सबको सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस धर्म के हैं तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा, नहीं, यहाँ की संस्कृति ऐसी है, यहाँ की भाषा ऐसी है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग धर्म को, अलग अलग संस्कृति को पूरा सम्मान करना चाहिए। जितने आप एक अच्छे संस्कृति को सम्मान देते हैं उसी तरह, जितने आप एक अच्छे भाषा को सम्मान देते हैं उसी तरह सभी को एक समान देखना चाहिए। वही होता है दोस्तों क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, यानी जो क्षेत्र में विविधताएं चल रही है उसका सम्मान करना। क्षेत्रीय विविधताएं क्यों उत्पन्न क्या होती है, तो भाषा को, मान लीजिए भाषा अलग है, वहाँ की खान पान अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, संस्कृति अलग है, वही होता है दोस्तों क्षेत्रीय विविधता। ये देख लिए कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या बताए जा रहे हैं, तो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य बताए जा रहे हैं कि देश की एकता की सुरक्षा करना। सरकार को ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि हम देश को एकता के सूत्र में बांध सके, यानी जो पूरे देश में जनता है उसको एकता के सूत्र में बांध सके, यानी ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी कानून लगाया जाए, ऐसा सबको अधिकार दिया जाए, समान अधिकार दिए जाए कि जो सभी जनता हैं वो समानता के अधिकार का पालन कर सके, यानी समान रूप से जीवन जी सके, सभी को एक समान अधिकार
अधिकार दें और सभी को एकता के सूत्र में बांध सके। वही होता है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, यहाँ की जनता को प्रोत्साहन करना और उसे बढ़ावा देना। क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना। क्षेत्रीय विविधता मतलब आपको बताया कि भाषा को लेकर हो सकती है, खान पान, धर्म और जाति को लेकर, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सरकार को सबको सम्मान देना चाहिए। वही होता है क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। अब हम लोग चलते हैं आदर्श संघीय व्यवस्था के पक्ष। इसको समझिए, लास्ट हेडिंग है हम लोग का, इस वीडियो का लास्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है और संघीय शासन व्यवस्था का लास्ट हेडिंग है। देखिए दोस्तों, आदर्श संघीय व्यवस्था के पक्ष यानी आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। आपसी भरोसा होना चाहिए, आपसी भरोसा होना चाहिए, इसको समझ जाइए। मान लीजिए यह राज्य है, यह भी राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य है, इसको समझिए। आर से लिख रहा हूं, आर राज्य, ये इसको रवि राज्य लीजिए, राज्य यानी आपसी भरोसा। संघीय आदर्श संघीय व्यवस्था के पक्ष पूछे जाएं तो दो बताइएगा, कौन कौन? आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति यानी आपसी भरोसा यानी यहाँ की जो सरकार होती है, यहाँ की जो सरकार होनी चाहिए, यहाँ की जिस स्तर पर सरकार होती है, यहाँ की जो स्तर वाली सरकार होनी चाहिए जो सरकार होनी चाहिए, या इस क्षेत्र में जो स्तर की सरकार शासन करती है अपना अपना अधिकार क्षेत्र मानेगी, यानी ये अपना भौगोलिक सीमा को मानेगी, जो आपको दिया गया है उसी के अंतर्गत आपको शासन व्यवस्था करनी है। इसी के अंतर्गत आप जो नियम कानून लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, इससे बाहर नहीं। यानी इतना जो आपका अधिकार क्षेत्र है इसको मानना पड़ेगा। वही होता है आपसी भरोसा, यानी इनको भरोसा करना पड़ेगा कि जो हमारा अधिकार क्षेत्र है यही है और इसी में हम अपना नियम और कानून लागू कर सकते हैं, जो भी कुछ करना है कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष, पहला था आपसी भरोसा यानी जो यहाँ की सरकार होनी चाहिए अपना अपना अधिकार क्षेत्र मानेगी, यानी इसको अपना अधिकार क्षेत्र माना है। मान लीजिए कोई सरकार है, ये कहेगी हाँ ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, मान गई। ये स्तर की सरकार है, ये कहेगी हाँ ये भौगोलिक क्षेत्र है, हम मान गए। ये कहेगी ये मेरा भी है, इतना मैं मान गया, ये भी इतना कहेगी मान गया। वही होता है दोस्तों कि आपसी भरोसा होना चाहिए, यानी अपना अपने अधिकार क्षेत्र मानना चाहिए। यानी जो निश्चित दायरा है इनका शासन करने का, इनका शासन करने का जो निश्चित दायरा है इसको मानना पड़ेगा। यानी जो इन सभी के मध्य जो निश्चित दायरा है कि आपको इतना क्षेत्र दिया जा रहा है, आप इतना में शासन व्यवस्था चला सकते हैं, तो इसी को मानना पड़ेगा। वही होता है आपसी भरोसा। आपसी भरोसा। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। एक बार और बता देता हूँ, एक बार नहीं समझे होंगे तो एक बार और बता दे रहा हूँ। देखिए, एक निश्चित दायरा जो है, मान लीजिए राज्य सरकार है, एक अधिकार क्षेत्र मतलब एक निश्चित दायरा है जिसमें वहाँ की सरकार शासन व्यवस्था चलाती है। यानी जो इस क्षेत्र में शासन व्यवस्था करती होगी वो उनको मानना होगा कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है और ये हमारा क्षेत्र है। यानी अपना अपना ये देखिए, ये निश्चित दायरा मानना पड़ेगा, ये हमारा है, ये हमारा है और ये हमारा है, हमको इतना ही शासन व्यवस्था चलानी है। वही होता है आपसी भरोसा और अपना अपना अधिकार क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं और लास्ट हेडिंग देखते हैं, साथ रहने पर सहमति। यानी विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, यानी सत्ता का बंटवारा। देखिए दोस्तों, साथ रहने पर सहमति, सत्ता का बंटवारा देखिए दोस्तों, सत्ता का बंटवारा यानी साथ रहने पर सहमति, यानी विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता की साझेदारी, विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का विभाजन होना चाहिए, यानी सहमति होना चाहिए। यानी सत्ता का अगर विभाजन किया जाए तो सभी क्षेत्रों को, सभी स्तरों को विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता की साझेदारी होती है। वही होती है साथ रहने पर सहमति।
साथ रहने पर सहमत है। यानी शासन का बंटवारा किया गया है, जो विभिन्न स्तर के मध्य सत्ता का बंटवारा किया गया है, उससे सहमत होने चाहिए वो लोग। ये सहमत होने चाहिए, ये मेरा क्षेत्र है, यानी ये मेरा क्षेत्र है। कि विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता की साझेदारी, यानी विभिन्न स्तरों के मध्य, यानी विभिन्न स्तरों के मध्य जो सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, जो सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए, उससे सहमत होना चाहिए। और इसको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और आपसी में सहमत होना चाहिए। जो इन सभी के मध्य, इन जो मान लीजिए केंद्र सरकार है और ये राज्य सरकार है, इन दोनों के मध्य सत्ता का जो बंटवारा होगा वो इनको सहमति होनी चाहिए। इन दोनों को आपसी में सहमति होनी चाहिए। ये राज्य के अंतर्गत बंटवारा हो तो इन सभी को आपस में सहमति होना चाहिए। वही कहलाता है दोस्तों साथ रहने पर सहमति। यानी विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए तो साथ रहने की पर सहमति। यानी इन दोनों के मध्य यदि सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए तो इनको सहमति होना चाहिए। वही होता है दोस्तों साथ रहने पर सहमति। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।